नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा कालसर्प योग की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम आगे कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में आपको बताया, आपने जाना कि राहु अशुभ परिणाम के साथ साथ शुभ परिणाम भी, शुभ फल भी प्रदान करते हैं। कब करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब आपको मैंने उसमें डिटेल में बताया है। अब आज हम ये बात करेंगे कि कालसर्प योग किसने माना है, किसने नहीं माना है, क्योंकि बहुत से विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं जो इस योग को नहीं मानते हैं, और बहुत से विद्वान हैं जो इस योग को मानते हैं, और कुछ विद्वानों ने तो अपना पूरा जीवन इसी के अनुसंधान में लगा दिया। इसलिए आज हम थोड़ी सी यही चर्चा करेंगे एक छोटे से वीडियो में कि किन विद्वानों ने इसे स्वीकार किया है, किन्होंने नहीं किया है, और कौन से विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कालसर्प योग पर रिसर्च करने में ही निकाल दिया है। देखिए, सारावली नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता हैं कल्याण वर्मा जी। उन्होंने अपने ग्रंथ सारावली में सर्प योग का विस्तृत वर्णन किया है, उसे कालसर्प की जगह सर्प योग की संज्ञा दी है। इसके अलावा शांति रत्नम नामक ज्योतिष ग्रंथ में भी कालसर्प योग की विस्तृत चर्चा की गई है। जैन ज्योतिष में कालसर्प योग की संरचना का विवेचन पूर्ण रूप से विद्यमान है। जैन ज्योतिष भी बहुत ही विद्वानों द्वारा रची गई है, और जैन ज्योतिष में बहुत ही प्राचीन और अच्छे अच्छे विद्वान हैं। जैन ज्योतिष के एक विद्वान श्री माणिकचंद जैन ने अपना संपूर्ण जीवन राहु और केतु के ऊपर शोध करने में ही व्यतीत कर दिया। पूरा जीवन उन्होंने अपना राहु और केतु पे ही रिसर्च किया है। अपने पूरे जीवन के रिसर्च में उन्होंने यह सिद्ध किया है कि ग्रहण काल में सूर्य तथा चंद्रमा के राहु और केतु की दूरी यानी बिंदु पर स्थित होने के कारण जिस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है ग्रहण काल की, उसी प्रकार की स्थितियां किसी भी व्यक्ति के कुंडली में यदि कालसर्प योग है तो उस व्यक्ति के साथ भी वैसी ही स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स की भी जानकारी दी, जिसे हम कर्म नियंत्रक ग्रह भी कह सकते हैं। और अपने शोध में उन्होंने उसका बहुत अच्छा विवरण दिया है। आप माणिकचंद जैन की पुस्तक देख सकते हैं। इस खोज के लिए, इस शोध के लिए ज्योतिष समाज जो है माणिकचंद जैन के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने बताया कि राहु केतु के बीच में सभी ग्रह होने चाहिए, तभी कालसर्प योग बनेगा। अगर मान लीजिए एक भी भाव खाली है या एक भी ग्रह बाहर हो जाता है तो फिर वो कालसर्प योग निर्मित नहीं होगा। ये उन्होंने एक विशेष रूप से कहा है। इसके प्रति अगर दूसरा विचार देखें तो आज के विषय में, आज की तारीख में अनेक विद्वान हैं जो कालसर्प योग से सहमत नहीं है। कौन कौन सहमत नहीं है? जिनमें वर्तमान में प्रयाग के जो प्रसिद्ध ज्योतिष विद्या हैं डॉक्टर गिरिजाशंकर शास्त्री जी हैं, तथा वाराणसी के डॉक्टर नगेंद्र जी पांडे हैं। वो ये मानते हैं कि कालसर्प योग नामक कोई वस्तु, कोई योग, किसी भी तरह की संरचना नहीं होती है, क्योंकि वो प्राचीन ग्रंथों में नहीं पाई जा रही है। वो अपना आधार जो है, अपने शोध का निष्कर्ष जो है, वो प्राचीन ग्रंथों को मानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कालसर्प योग कुछ नहीं होता है, और ये एक मनगढ़ंत अथवा किसी व्यक्ति द्वारा वर्तमान में बनाई गई
एक भ्रांति है। इसलिए वे ये कहते हैं कि कालसर्प योग एक अशुभ फल की कल्पना मात्र है। अगर देखें तो प्राचीन ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने जो कुछ रचित किया है, क्या उसकी वास्तविकता से हम पूर्ण रूप से परिचित हैं क्या? मान लीजिए ये मना कर रहे हैं, ये विद्वान या आदरणीय कोई भी विद्वान हो, वो अगर ये कहता है कि नहीं है ये, तो क्या हम ये इस बात से संतुष्ट हैं क्या कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने जो भी कुछ ज्ञान अर्जित किया और वो उन्हें किसी पुस्तक में, किसी ग्रंथ में रचित कर दिया, तो वो क्या पूर्ण रूप से हम उससे परिचित हो पाए हैं? क्या इस विषय में कोई शोध करना उचित नहीं है, रिसर्च नहीं करनी चाहिए? देखिए, जैसे आयुर्वेद के विद्वानों ने कैंसर को असाध्य व्याधि मानकर उसकी कोई चिकित्सा का उल्लेख नहीं किया, उस पर कोई रिसर्च नहीं की, तो क्या कैंसर जैसी भयावह व्याधि को मिटाने के लिए कोई शोध नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्रगति अगर करनी है, प्रोग्रेस करनी है, तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है, ये एक निश्चित बात है। और जिस भी क्षेत्र में निरंतर शोध होता रहता है, उसकी प्रगति और उन्नति निश्चित रूप से होती है, इसमें उसे कोई रोक नहीं सकता। कालसर्प योग की संरचना के विषय में एक श्लोक भी दिया है योग रत्नाकर में। न शमम याति यो व्याधि ही ज्ञेयः कर्मजो बुधः पुण्यश्च भेषजे शांतस्ते ज्ञेय कर्म दोषजः। योग रत्नाकर ग्रंथ के इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि प्रयास करने पर भी किसी व्याधि का शमन नहीं हो रहा है, किसी रोग का निवारण नहीं हो रहा है, कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो यह समझना चाहिए कि वह अपने पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण ही उत्पन्न हुई है। क्योंकि कर्म दोष के कारण जो व्याधि उत्पन्न होती है वह कष्टप्रद होती है, बहुत परेशान करती है, बहुत ही पीड़ादायक होती है। कालसर्प योग के कुंडली में होने पर यदि बीमारी का संकेत प्राप्त हो रहा हो, अथवा इस योग से ग्रस्त व्यक्ति किसी असाध्य व्याधि से, असाध्य बीमारी से, भयंकर बीमारी से निरंतर पीड़ित हो, तो यह समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में किसी अवांछित कर्म अथवा पाप के कारण ही उस व्यक्ति के जन्मांग में कालसर्प योग की संरचना हुई है। यह निश्चित बात है। इसके अलावा एक बात यह भी है कि यदि राहु विशाखा नक्षत्र में स्थित हो और पूर्ण कालसर्प योग की संरचना हो रही हो, बन रहा हो, कालसर्प हो, तो उसका अशुभ फल प्राप्त नहीं होता, अर्थात कालसर्प योग प्रभावहीन हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक ग्रह होने के कारण भी कालसर्प योग प्रभावहीन हो जाता है, जिसका उल्लेख हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। इसलिए हमारे साथ चैनल पर निरंतर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले सभी शोधात्मक वीडियो आपको मिलते रहें और आप अपना ज्ञान वृद्धि करते रहें। साथ ही साथ यदि आपकी कुंडली में कालसर्प योग विद्यमान है तो उसकी शांति के लिए आप ये जानकारियां लेते रहें, वीडियो देखते रहें और विश्लेषण करें कि आपका कालसर्प योग वास्तव में है या नहीं, अथवा है तो कितना हानिकारक है और उसका क्या निवारण है। वीडियो शेयर जरूर करें अपने सगे संबंधियों तक, दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इस परेशानी का उचित समाधान मिल सके और वे जीवन में आगे बढ़ सके। धन्यवाद।